हाय फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के पेपर 1 में हम आज यूनिट 6 को लेकर आपके साथ आए हैं। यूनिट 6 में एक लॉजिकल रीजनिंग है जो युक्ति संगत तर्क के रूप में इसे आप जानते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले कोई इसमें कंफ्यूजन होगा तो इसके लिए आप लोग दोनों सिलेबस प्रिंट कर लीजिए आप यूजीसी के साइट पे जाकर। ये लॉजिकल रीजनिंग जो है इसके कुछ पार्ट हैं, जिसको कुछ पार्ट नहीं बल्कि यूनिट 6 को आज टोटल हम समाप्त करने के लिए हैं। यूनिट 6 में सबसे पहले युक्ति तर्कों की संरचना और बोध है। ये युक्ति तर्क अर्थात अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट्स। तो ये जो हमारे युक्ति हैं, ये जो हमारे लॉजिक्स हैं, इसको हमको समझने की यहाँ तक बात है। कभी भी आप किसी भी लॉजिक को आप अभी बेसिकली इसको समझ लीजिए, इसकी कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा देंगे और पीडीएफ में जो हम एग्जाम्पल देंगे उसी एग्जाम्पल को हम समझा लिए हैं ताकि आप लोग वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड करके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसे आप देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल को फिर दूसरी बार भी समझ सकते हैं देखकर। और हमने प्लेलिस्ट बना दिया है जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग अलग है। आप वहाँ से भी पेपर 1 और पेपर 2 को जाके देख सकते हैं टोटल पेपर को। तो आइए यूनिट 6 में हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे समझते हैं किसी रीजनिंग को। किसी भी रीजनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए ये जो है उसके फॉर्म्स को समझना, उसके कैटेगरी को समझना, उसके मोड को समझना और यूज ऑफ द लैंग्वेज, उसकी भाषाओं को समझना एंड डिनोटिंग ऑफ द टर्म्स और उसकी टर्म्स को निर्देशन करने के सिद्धांत को समझना अति आवश्यक है। क्योंकि जो भी रीजनिंग देगा वो रीजनिंग का कोई ना कोई फॉर्म होगा, तो हमको उसको फॉर्म में समझना है किस फॉर्म में यह रीजनिंग है। फर्स्ट फॉर्म एक प्रकार का स्ट्रक्चर ऑफ द रीजनिंग होगा। दूसरा है कि तर्क वाक्य की पुष्टि। जो भी वाक्य अगर कहता है, अगर आपको कोई कहता है कि मैं भी जाऊंगा, तो ये भी अगर वो बोलता है तो इसका अर्थ है कि वह नहीं भी जा सकता है। आप इस बात को समझिए, वर्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एक आम भाषा में कोई बात कही जाती है तो उसे कहीं ना कहीं दो शब्दों में लेकर चलिए। अगर कोई ऐसा कहता है, क्योंकि आमतौर पर अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं भी जाऊंगा, तो वह साफ साफ यह कह रहा है कि वह किसी और की कंपैरिजन में ये बात कहना चाह रहा है। एक तरह से कंपैरिजन दिख रहा है। या यह भी मेरे पास भी है यानी कि वह नहीं के टर्म में उसके अकॉर्डिंग आप सोच रहे थे, तब उसने कहा है कि मेरे पास भी है। तो शब्दों का ये एक जाल है, यह नेटवर्क, ये जो लॉजिकल रीजनिंग है, यह शब्दों का एक ट्रैप है। इससे बाहर आने के लिए आपको एक एग्जैक्ट थॉट लाना होगा और ये एग्जैक्ट थॉट जो होगा आपके एकदम से आपको कहीं ना कहीं रीजनिंग के जो टर्म्स हैं, उसके फॉर्म्स हैं, उसके कैटेगरीज हैं, उसके मोड अवस्था है और इन सभी चीज़ों को देख के आप समझ सकते हैं। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमने इसको लिखा है कि आप कभी भी रीजनिंग को समझने में उसके फॉर्म्स को समझिए, उसके कैटेगरीज को समझिए, उसके मोड को समझिए और उसकी भाषा को समझिए और उसके डिनोटेड पॉइंट, निर्देशन कहाँ कर रहा है हमको, इसको समझिए। इन सभी बिंदुओं को जब आप समझिएगा तब आप किसी रीजनिंग को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा इस पॉइंट के लिए ही था। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि विदाउट इसके आप किसी भी रीजनिंग को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते हैं, समझ ही नहीं सकते हैं कि यह रीजनिंग हमें कह क्या रहा है। तो इस तरह से आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट हम लेकर चलते हैं आप लोगों के सामने। जैसे कि दूसरा पॉइंट है हमारा कि कभी भी रीजनिंग को आप देखिए तो इस व्यू में देखिए कि रीजनिंग जो है उसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमको, उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है और बेसिक इंफॉर्मेशन जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दिया है हमको वह क्या कह रहा है और उसमें आपका अनुमान कहाँ तक लग सकता है, कहाँ तक नहीं लग सकता। अधिकांशतः अनुमान को आप तभी लगाइए जब बेसिक स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग आपको दिया जा रहा है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया जा रहा है। तो कथन, निष्कर्ष, आधार और अनुमान की बात हम करते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम करते हैं। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 1 के रूप में, इसको आप यहाँ देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि कक्षा में पढ़ते समय कोई स्टूडेंट है, वो कक्षा में पढ़ते समय शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनता है। तो इसके लिए हम ऑप्शन ही सिर्फ लिख रहे हैं क्योंकि टाइम किल हो जाएगा और आप समझ ऐसे भी सकते हैं, आप पीडीएफ में जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि जब टीचर किसी कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं तो शिक्षक की बातों को हम ध्यान से सुनते हैं।
क्यों। अब यहाँ आता है क्योंकि दंडित किया जाने का डर है। एक है आपको कि दंडित किया जाने का डर है, दूसरा है कि कक्षा में शांति बनाए रखना है आपको, कक्षा में जो है वो शांति बनाए रखना है। और तीसरा ऑप्शन है कि इससे सभी शिक्षक प्रसन्न रहेंगे, यानी कि शिक्षक को प्रसन्न करने के लिए आपने ये काम किया है कि आप शांति बनाए रखें। और चौथा है कि इससे अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, मतलब उसको जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं यदि आप शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनते हैं। तो आप बताइए, इनमें से आपको लगता है कि कोई भी आदमी सिर्फ मार के डर से तो नहीं पढ़ता, या कोई भी आदमी स्कूल क्लासरूम शांत रहे इसलिए तो नहीं पढ़ता है, कोई भी आदमी ये तो नहीं, कोई भी स्टूडेंट, आदमी मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट इसलिए तो नहीं पढ़ता है क्योंकि वो शिक्षक को खुश करना चाहता है इसलिए सुन रहा है उसकी बातों को। बेसिक उसके नीड्स क्या है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करना चाहता है, टीचर्स के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन नॉलेज को वो समझना चाहता है। तो स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ आ सके इसलिए वो शांति बनाए रखा है। तो हमने यहाँ पे कथन, कुछ कथन है, कुछ डिसीजन, कुछ बेस है। तो आपने जो ये बेस चुना है यहाँ पे स्कूल का, यहाँ आपने एक बेस लगाया किसका, स्कूल का। एक अनुमान लगाया क्या, कि स्टूडेंट का एम क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और डिसीजन पे पहुंचा क्या कि नहीं अच्छे नॉलेज के लिए जो है वो शांति से सुनना पड़ेगा, और स्टेटमेंट, ये सारी चीजें थी। तो आप कभी भी किसी भी लॉजिकल रीजनिंग को आप जब देखिए तो उसको आप इन्हीं संदर्भों में देखिए कि उसके स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, उसके डिसीजन क्या हो सकते हैं, उसके बेसिक इंफॉर्मेशन आपको क्या दे रहा है, और एक अनुमानिक रूप से, एक सामान्य रूप से अनुमान क्या लगाया जा सकता है। तो आप इस बिंदु तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसका दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल के लिए हमने कहा है यहाँ पर कि कथन है एक, देखिए दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू, उस एग्जाम्पल में तो उतनी समझ में आई, दूसरे एग्जाम्पल को आगे देखते हैं। एक स्टेटमेंट है कि सभी पेड़ टहनियां होती है, स्टेटमेंट है सभी पेड़ टहनियां होती है, ठीक है, एक स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि कुछ टहनियां फूल होते हैं, कुछ टहनियां फूल होते हैं। यहाँ पे आप सुन लीजिए, सभी पेड़ टहनियां होती है मतलब ऑल पेड़ टहनियां हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ टहनियां पेड़ है, कुछ टहनियां पेड़ है लेकिन सभी टहनियां पेड़ नहीं, लेकिन सभी पेड़ टहनियां, ये याद रखिएगा। दूसरा है कि कुछ टहनियां फूल होते हैं, तो कुछ टहनियां फूल हैं, सभी टहनियां फूल नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आप एक डायग्राम बना सकते हैं कि सभी पेड़ टहनियां हैं, तो एक पेड़ बनाएंगे हम, ठीक है, और इस पेड़ को क्या करेंगे हम लोग, एक टहनी के अंतर्गत रख लेंगे। इस पेड़ को हम एक टहनी के अंतर्गत रख लेंगे, इस तरह से। ये हमारी टहनियां हो गई। सभी पेड़ किसमें है, टहनी, सभी पेड़ जो है वो टहनियां हैं। और कह रहा है, अब दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि कुछ टहनियां फूल हैं, इसमें से कुछ टहनियां को क्या करते हैं हम, कुछ टहनियां लिए इसको हम फूल बना देते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट देखिए यहाँ का एग्जाम्पल है, आप दूसरा एग्जाम्पल स्टेटमेंट यह था, इसका एक डायग्राम बना लिया। अब हमारा डिसीजन है, कुछ डिसीजन एक कह रहा है कि कुछ टहनियां पेड़ हैं, कुछ टहनियां पेड़ हैं। तो है कुछ टहनियां जो है वो पेड़ है, हाँ है, क्योंकि सभी पेड़ टहनियां हैं तो कुछ टहनियां जो ऑटोमेटिक पेड़ है। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो रहा है हमारा, कहीं ना कहीं से स्टेटमेंट 1 हमारे पास क्या है, सही है। दूसरा डिसीजन है हमारा, डिसीजन नंबर 2 कि सभी पेड़ फूल हैं, सभी पेड़ फूल हैं। देखिए सभी पेड़ जो है फूल है नहीं, कुछ टहनियां फूल है, इसका मतलब यह स्टेटमेंट गलत है।
तो इस तरह से आप स्टेटमेंट देखें, बेसिक आधार नॉलेज लिए, अनुमान लगाया और डिसीजन पे पहुंच गए कि ये गलत है, कौन सही है। तो इस तरह से आप किसी भी लॉजिकल जो रीजनिंग होगा उसको इसी रूप में बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, और इन्हीं रूपों को हम इस तरह से लिखा है, इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क क्या होता है। ये आगमनात्मक निगमनात्मक क्या होता है, सबसे पहले इसको सुनिए। आगमन अर्थात आना है, जैसे कि आप अभी यहाँ हैं, फिर आगे जाना है, तो आपको आना है, आगे आना है। तो आगमन का अर्थ होता है हमेशा बढ़ना, बढ़ते क्रम। आपने मैथमेटिक्स में देखा था बढ़ते क्रम और घटते क्रम। तो जो घटते क्रम होता है वो नीचे जा रहा है तो निगमन हो रहा है, और जो आगे जा रहा है वो आगमन हो रहा है। जैसे आप एक ए से लेके जेड तक पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो ए को बनाए और लिखे, फिर बी सी डी जेड की ओर जा रहे हैं, तो ये आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आगमनात्मक हुआ। जब आप जेड से ए की तरफ आएंगे, जेड बाय डब्ल्यू ई टी सी, इस तरफ से जब आप आ रहे हैं तो ये निगमनात्मक तर्क। तो जब भी आप सामान्य से विशिष्ट की ओर, आगे की ओर जा रहे हैं, तो ये आगमन है। और जब आप विशिष्ट से, हाइयर से लोअर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो यह निगमनात्मक है। इसको इस तरह से समझिए, कहीं लिखने और कहीं दूसरे रूप में समझने की जरूरत नहीं, बस एक बार आप समझ लीजिए कि बढ़ना मतलब आगे बढ़ना, आगे में आगमन ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ है, आगमन जो है वो आगे में जुड़ा हुआ है। निगमन मतलब नीचे, तो निगमन है यानी कि नीचे जाना है, आगमन है आगे जाना है, आगे जाना है मतलब बढ़ना है, नीचे जाना है मतलब घटना है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो आगमन और निगमन की जो विधि है, आगमन को इंडक्टिव, किसी चीज में अगर डी लग जाता है तो अधिकांश तो वो निगमनात्मक नीचे होता है। जैसे कि लाइक के एग्जांपल में अगर डिसलाइक को ले लें तो यह डी लग तो एक्टिव, और इसका अपोजिट हो जाए डिएक्टिव। तो ये सारे जो डी लगने वाला सिंपल जितना है ना वो नेगेटिव ही होता है। अगर निगमनात्मक को नेगेटिव से और आगमनात्मक को इंडक्टिव से, यानी कि डिडक्टिव से इंडक्टिव से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो इसके लिए भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप एग्जाम्पल को, जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल लगभग आगमनात्मक और निगमनात्मक एग्जाम्पल की ओर आपको इशारा कर रहा है। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम दे ही देते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि धातुएं जो होती है आमतौर पे ना तो लोचदार होती है ना कमजोर होती है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। धातुएं जो होती है, धातुएं वो आमतौर पे क्या होती है, लोचदार या कमजोर होती है, लोचदार या कमजोर होती है। एक स्टेटमेंट कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि ए ना तो लोचदार है ना कमजोर है, ये एक स्टेटमेंट हुआ। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ए है जो ना ही लोचदार है, मतलब ना ही यह लोचदार है और ना ही यह कमजोर है। अब इसका डिसीजन देखिए। डिसीजन कह रहा है कि ए धातु नहीं है, ए जो है वो धातु नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में आप देखिए पहले कि धातुएं आमतौर पे लोचदार होती है, मतलब लचीलेदार होती है, फ्लेक्सिबल होता है, और कमजोर होता है, वीक होता है, कमजोर होता है। तो ए ना ही लोचदार है और ना कमजोर है, ना ही वो लोचदार है ना ही कमजोर है, तो ए जो है धातु नहीं है। क्या स्टेटमेंट सही है या नहीं है, डिसीजन सही है या नहीं है, इसको परखने के लिए आप इस तरह से आप देख सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि निश्चित रूप से इसमें डिसीजन तक आप नहीं पहुंच पाइएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि धातुएं जो है आमतौर पे लोचदार और कमजोर होते नहीं। कहीं न कहीं आधारिक इंफॉर्मेशन जो दिया है वो हमको कमजोर के लिए कि ये कमजोर होता है, कहीं न कहीं गलत इंफॉर्मेशन हमको दिया है। दूसरा है कि ए ना तो लोचदार है ना कमजोर है। तो निष्कर्ष ए धातु नहीं है, यह एक प्रकार से देखा जाए तो सही निष्कर्ष नहीं है, यह सही निष्कर्ष नहीं है। क्योंकि आमतौर पे जो वर्ड लिखा हुआ है, तो आमतौर का मीनिंग क्या होता है? आमतौर का मीनिंग यह तो नहीं होता है कि अधिकांशतः। आमतौर का वर्ड में तो हम लोग बोलते हैं आमतौर पे ऐसा होता है, मतलब जनरली क्या धातु में ऐसा होता है कि लोचदार और कमजोर होता है? नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और ए ना ही लोचदार है ना धातु है, तो जाहिर तो हार्ड होगा। अगर ना फ्लेक्सिबल है ना कमजोर है, इसका मतलब हार्ड होगा। और अगर हार्ड होगा तो जरूरी नहीं कि वो धातु ही है, इसका मतलब ए जो है धातु नहीं है, यह
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से आप इसको, यह जो है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है धातु, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। तो इस डिसीजन को, रियल डिसीजन पे जो आप पहुंचे हैं या इसके अकॉर्डिंग, इसलिए हमने कहा था कि आप कथन, निष्कर्ष, आधार, अनुमान को देखते रहिए और इस तरह से बात स्पष्ट करते रहिए। जब तक आप इसे बनाइएगा नहीं बहुत बार, तब तक आप इसे ठीक से समझ नहीं हो सकता है। इसको बहुत ज़्यादा बार बनाइए, ऑटोमेटिक आप समझ विकसित हो जाएगा, आपकी समझ विकसित हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो अनुरूपताएं क्या है। अनुरूपताएं का अर्थ होता है कि हमारे में एक सादृश्य मूलक, मतलब एक पैरेलल क्या है। अनुरूप का अर्थ हुआ एक सादृश्य मूलक क्या है, पैरेलल थिंग्स क्या है। तो पैरेलल को एनालॉजिस्ट भी बोला जा रहा है। समान रूप से जब कुछ घटना होती है तो उसको सादृश्य मूलक कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका आगे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि अगर कपड़ा और मिल, और यहाँ समानुपात है, कपड़ा अनुपात मिल और समानुपात अखबार अनुपात पट। तो जाहिर है कि कपड़ा अगर मिल में तैयार होता है तो अखबार कहाँ तैयार होता है, प्रेस में। तो इसका प्रेस जो है पैरेलल हो। एक सही डिसीजन से, एक सही स्वरूप में, एक सही यूज में उसको देखना है कि वो सही रूप से क्या हुआ है, कितना हुआ है। तो ये उसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर 2:6 लिखा हुआ है तो इसको 6:8 लिखेंगे। या आप मैथमेटिक्स व्यू से नहीं बनाने लगेगा कि इसको इससे गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना कर, ये अनुपात के नियम से, जो एक को बी से और बी को सी से करते हैं, ये नहीं करिएगा क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं है, रीजनिंग है। यहाँ पे यह देखिए कि 2 का तिगुना अगर 6 हो रहा है तो 6 का तिगुना 18 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। अगर इस तरह से आप, जैसे कि संडे एग्जाम्पल के लिए और एग्जाम्पल ले लीजिए, संडे अनुपात 10 तो समानुपात स्लिप अनुपात वाट होगा। तो संडे को देखिए आप, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 लेटर है, 10 है, इसका मतलब +4 किया है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 लेटर है स्लिप में, इसमें भी 4 कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। तो कुछ ज्यादा नहीं है, बस जो है एक सादृश्य मूलक बनाना है, मतलब पैरेलल बनाना है, इसको एक समांतर बनाना है। यह हुआ हमारा अनुरूपता है। अनुरूपता अर्थात समान रूप के कुछ रीजनिंग्स। तो इस तरह के रीजनिंग भी पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 में। अब वेन डायग्राम की बात करते हैं। इसको अभी हमने जो एक डायग्राम बनाया था जिसमें कि कुछ कुछ टहनियाँ फूल थे और कुछ ये था। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं वेन डायग्राम का। चलिए वेन डायग्राम का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको समझ विकसित हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल के लिए एक प्रोफेसर हैं और विद्वान है और नेता है। चलिए ठीक है, तो इसको एक डायग्राम में बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो जाहिर है कि जितने भी प्रोफेसर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, विद्वान होते हैं। इसको हम लोग विद्वान बना लेंगे और इसको जो है हम लोग छोटा को वो प्रोफेसर बना लेंगे। अब है कि कुछ प्रोफेसर या कुछ विद्वान भी तो नेता हो सकते हैं, तो इस तरह से इसको हम लोग नेता बना लेंगे। इसका मतलब हुआ कि टोटल प्रोफेसर जो है वो विद्वान है और कुछ विद्वान और कुछ प्रोफेसर जो है वो नेता हो सकते हैं। तो यह एक प्रकार का डायग्राम हमने बना लिया। तो यह डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो इसमें हम एक चीज को देखना है कि जैसे लिखा हुआ सभी प्रोफेसर विद्वान होते हैं, जाहिर है होते ही हैं, लेकिन ऐसे भी आप हो सकता है कि कुछ प्रोफेसर विद्वान नहीं हुए हो और बन गए हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो भी वाले को आप हमेशा देखिएगा। स्टेटमेंट और डिसीजन में आप कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको किस व्यू से आंसर मांग रहा है। दूसरा है कि कुछ प्रोफेसर विद्वान नेता भी होते हैं, हमने बोला था कि नेता भी होते हैं, तो नेता नहीं भी होते हैं। जैसे ही कभी भी आ जाना तो दूसरी तरफ से आप सोचिए कि नहीं भी होता है। थर्ड है कि क्यों कभी भी अगर थर्ड है कि ये हो सकते हैं, इसका मीनिंग है कि नहीं भी हो सकता है।
कभी भी अगर बात होती हो सकते हैं तो इसका मतलब नहीं भी हो सकते हैं। तो इन सभी बातों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा वेन डायग्राम में। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है वेन डायग्राम के बाद इंडियन लॉजिक्स। इंडियन लॉजिक्स में हम बेसिकली अनुमान, प्रत्यक्ष, उपमान, शब्द और अर्थोपत्ति और अनुपलब्धि के बारे में जानेंगे। यह अनुमान क्या है कि आप अगर किसी लॉजिक के अकॉर्डिंग एक साक्ष्य लेते हैं, एक सबूत के आधार पर आप किसी लक्ष्य को, किसी डिसीजन को यस या नो, सही या गलत के रूप में निर्देशित करते हैं, तो यह आपका एक अनुमान है। एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं धुआं उठता हुआ आपको दिखाई देगा तो कहीं ना कहीं आग होने की संभावना है और यह एक प्रकार का अनुमान है। दूसरा प्रत्यक्ष, जब भी आपकी इंद्रियां, आपके मन, आपके आत्मा, आपके इंद्रियां किसी चीज को स्पर्श रूप में या आंख से या त्वचा से या जीभ से इत्यादि, हमारी जो इंद्रियां हैं उसके द्वारा जब हम प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को देखते हैं तो वह एक प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। उपमान की बात करते हैं। उपमान क्या है? उपमा, यहाँ एक उपमा है जुड़ा हुआ। उपमा मीन्स कंपैरिजन, तुलना। जैसे अगर किसी शीतल का एग्जाम्पल चंदा से किया गया है, चंदा के समान शीतल है। अगर किसी बहुत गर्म या गुस्से वाले का एग्जाम्पल सूर्य के समान प्रज्वलित है। तो यह जो उपमा ले रहे हैं, हम एक उदाहरण ले रहे हैं, उसके पैरेलल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं या कंपैरिजन कर रहे हैं, ये एक प्रकार का उपमान होता है। तो उपमान भी एक प्रकार का लॉजिकल रीजनिंग पूछता है। शब्द को तो आपको पहले ही बता दिए कि शब्द जो है किसी भी लॉजिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका है, भी इत्यादि होना, छोटा छोटा शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोटे छोटे शब्दों को आप विशेष रूप से देखेंगे कि एक रीजनिंग के अर्थ को पलट देता है। नेक्स्ट है अर्थोपत्ति, अर्थात अर्थ की उत्पत्ति। अर्थ की उत्पत्ति, यह अर्थोपत्ति का मतलब हुआ कि अर्थ तो उत्पन्न होता है परंतु इसमें संशय होता है। अर्थ की उत्पत्ति पे संशय। एग्जाम्पल के लिए कोई आदमी जो है बिना खाए पिए बहुत मोटा है, अच्छा से खाता पीता नहीं है लेकिन फिर भी मोटा है। तो यहाँ अर्थ क्या होता है कि बेसिक इंफॉर्मेशन से अर्थ रिलेटेड नहीं भी खा रहा है फिर भी मोटा है। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो यह अर्थोपत्ति हो रहा है, मतलब अर्थ के बिना भी यह एक डिसीजन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अर्थ के बेस पे इसको देखना है। और लास्ट पॉइंट है इसका अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब उपलब्धता की कमी या अभाव। जो उपलब्धता होनी चाहिए, जो उपलब्धि होनी, जैसे आपने यूजीसी नेट की एग्जाम की तैयारी कर रहा है आप लोगों ने, और अगर आपकी सपोज दैट किसी किन्हीं का रिजल्ट नहीं होता है तो उसकी क्या होगी? अनुपलब्धि होगी। मतलब जो उन्होंने उपलब्धि में रखा था वो उपलब्धि का नहीं प्राप्त हो सका। तो इसको इस तरह से देखा जाए कि बहुत लोग खाते पीते हैं, अच्छा से खा पी रहा है, बहुत खा पी रहा है, फिर भी मोटा नहीं हो रहा है, तो एक प्रकार का अनुपलब्धि का लॉजिकल रीजनिंग में आ जाएगा। तो इस तरह की इसकी मीनिंग है। जब आप इसके टोटल मीनिंग को स्टडी कर लीजिएगा, अनुमान मीन्स एक प्रकार का अनुमान लगाना है। जैसे अभी ने एग्जाम्पल में अनुमान का बोला कि धुआं है तो आग की संभावना मानी जाती है, तो ये जरूरी नहीं कि आग होगी ही, ऐसा माना जाता है, ऐसा संभावना है कि ऐसा हो सकता है, बट नहीं भी हो सकता है। दूसरा प्रत्यक्ष, जो हम इंद्रियों के रूप में देख सके। उपमा, जो कंपैरिजन या तुलना के रूप में दूसरे का कंपेयर कर सके। शब्द, एक वैल्यूबल मीनिंग। अर्थोपत्ति मतलब अर्थ की उत्पत्ति। अनुपलब्धि मतलब एक उपलब्धि की कमी या अभाव। अब आता है अनुमान के प्रकार क्या है। अनुमान को तो आपने समझ ही लिया, इसके प्रकार को देखिए। दो प्रकार का होता है, एक स्वार्थ अनुमान, एक परमार्थ अनुमान। जब भी आप अपने स्वार्थ में रहकर अपने मन से जब आप किसी को सोचते हैं या किसी के बारे में सोचते हैं, मन की चंचलता के अनुकूल आप जब कुछ सोचते हैं तो यह स्वार्थ अनुमान होगा। एग्जाम्पल के लिए आप किसी के कैरेक्टर को जानते हैं और उसके बारे में कोई आपको कहता है, जैसे कि कोई मार खा के आ गया है और आप जानते हैं कि वो लड़ाई झगड़ा करने वाला मेरा भाई या बहन नहीं है और वो मार खा के आ गया है, तो आप क्या अनुमान लगाएंगे? हाँ, इसको तो कुछ आता नहीं है, मारपीट करने के लिए इसको कोई मार दिया होगा। तो यह आप उसको जान रहे हैं तो उसके अनुमान, उसके स्वार्थ पे रह के, क्योंकि आप उसके स्वार्थ को जानते हैं तो उसके स्वार्थ के अनुकूल आपने अनुमान लगाया, लेकिन यह जरूरी नहीं है। दूसरा परमार्थ अनुमान, मतलब जो आप नहीं जानते हैं फिर भी आप एक अनुमान लगा रहे हैं। जैसे आप अनुमान, एग्जाम्पल ले लीजिए वही आग का, कि आपने देखा कि धुआं है तो आग होगी, तो यह एक परमार्थ अनुमान है कि जरूरी नहीं कि होगी या नहीं होगी, ना उसमें आपका कोई खास इंटरेस्ट भी है, बट आप थॉट ऐसा ला सकते हैं, सोच सकते हैं। तो जब आप किसी के बारे में मेंटली या हार्डली आप जानते रहते हैं तो उसके प्रति जो आपका अनुमान होता है वो एक स्वार्थ अनुमान होता है, और अनदर जो दूसरा अनुमान होता है एक परमार्थ अनुमान होता है। तो अनुमान के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। अब व्याप्ति और हेत्वाभास की बात करते हैं कि व्याप्ति क्या है।
जो आप में हम अभी अगर मान लीजिए कि आपने जो पूर्व में किसी पॉइंट के बारे में ज्ञान लिया है और उस ज्ञान को आप जब स्मृति के रूप में, याददाश्त के रूप में अपने आप में व्याप्त कर लिए हैं, अपने माइंड में बैठा लिए हैं, तो ये है व्याप्ति का अनुमान। एग्जाम्पल के लिए बिल्लियों के रास्ते काटने से हमारे आगे सामने कोई डेंजरस घटना हो सकती है, ये आपने व्याप्त कर लिया अपने माइंड में और इसको स्मृति में ले लिया है, यह व्याप्ति अनुमान है। परंतु ऐसा होगा या नहीं होगा ऐसा कोई नहीं जानते, ये प्रकार का व्याप्ति हुआ। और हेत्वाभास का मीनिंग हुआ, हेत्वाभास का अर्थ होता है कि गलत अनुमान। एक इसको आप कहा जाता है फैलेसीज ऑफ द इन्फ्रेंस, फैलेसीज ऑफ द इन्फ्रेंस, हेत्वाभास मतलब जो आपका अनुमान है वो जब गलत संदर्भ में हो जाता है, गलत होता है, तो यह हेत्वाभास होता है। तो हेत्वाभास जैसे कि आपने अगर कहा कि नहीं मेरी कोई ऐसी तैयारी नहीं है, मैं यूजीसी नेट या जेआरएफ नहीं निकाल पाऊंगा, और आपने अच्छा से पढ़ रहा आपका रिजल्ट आ गया, तो आपका जो अनुमान होगा वो हेत्वाभाषिक अनुमान होगा। तो इस तरह से आप यूनिट 6 में टोटली देखें तो एक प्रकार का लॉजिकल रीजनिंग है। तो टोटल लॉजिकल रीजनिंग को आप बनाइए, वेन डायग्राम स्पेशली बनाइए, और ये अनुमान से संबंधित भी बनाइए, और आप लैंग्वेज पे अपनी पकड़ बनाए रखिए, और स्ट्रक्चरल डायग्राम टाइप का आप बनाते रहिए। थोड़ा थोड़ा आप सेल्फ कीजिए और प्रीवियस सेट को बनाइए, और इससे आपका यह क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम यूनिट 6, 7 के साथ आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक लगातार आप वॉच करिए, और अगर पसंद आ रहा है जैसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।